हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी चैप्टर सीरीज़, जिसमें हम हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और जो एनसीईआरटी में सब जो भी दिया गया है उस सब को कवर करेंगे। बिकॉज एनसीईआरटी में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है रीड करने में और उसको समझने में, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें डायरेक्ट ना देते हुए इनडायरेक्ट फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उसको इतना ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नेम इज़ लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले चैप्टर की जो पहली लाइन है उसमें दी गई है कि उसमें बताया गया है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या अलाइव है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर ये कहता है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कुत्ता भाग रहा है, काऊ च्यू कर रही है और मैन शाउटिंग कर रहा है, तो क्या सोचेंगे हम सब। उसको देख के हम सोचेंगे कि ये तो लिविंग बींग्स हैं, है ना, क्योंकि उनमें डायरेक्ट जो मूवमेंट हो रहा है उनका बॉडी को हमें दिख रहा है। लेकिन जब ये तीनों चीज़ें काओ मैन और डॉग जब ये सो जाएंगे एक तरीके से, तब हम इसको क्या समझेंगे कि ये अलाइव है या नहीं है। तब भी हम समझेंगे, स्टिल वी थिंक दैट दे आर अलाइव। क्यों समझेंगे? क्योंकि उनके अंदर क्या हो रही है, ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है। हम देखेंगे कि वो ब्रीद कर रहे हैं। अगर वो ब्रीद कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट दे आर अलाइव। बट अब ये एनिमल्स की बात हो गई, अब प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स, व्हाट अबाउट प्लांट्स क्या करते हैं? वो तो मूवमेंट भी शो नहीं करते, है ना। तो हम कैसे पता करेंगे कि दे आर अलाइव। कुछ बोलेंगे कि मैम प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, उनकी लीव्स का कलर ग्रीन होता है। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी लीव्स का कलर ग्रीन से अदर देन ग्रीन भी होता है ना। तो उन केस में हम क्या समझेंगे कि ये अलाइव है या नहीं। फिर इस कुछ मतलब आप सोचोगे कि हाँ मैम प्लांट्स क्या करता है, एक टाइम के साथ ग्रो करता है ना। ग्रोथ रिलेटेड आप मोमेंट बताओगे कि उसके अंदर होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मतलब हर एक प्लांट की बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ केसेस में प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो विजिबल नहीं होती। ठीक है, प्लांट विजिबली ग्रोइंग नहीं कर रहे, तो लेकिन अलाइव तो वो फिर भी हैं। अगर वो ग्रो करते हुए हमें नहीं दिख रहे, फिर भी अलाइव है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। और कुछ एनिमल्स भी क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग कैसे करते हैं? विदाउट विजिबल मूवमेंट। तो इट मीन्स वो भी अलाइव है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई मूवमेंट करता हुआ नहीं दिख रहा डायरेक्ट तो वो अलाइव नहीं है, वो है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर, हाँ अभी हम देखेंगे कि पहले ये देखते हैं कि ये विजिबल जो मूवमेंट है वो क्या है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं है लाइफ का। ठीक है, हमने यही समझा ना कि अगर मैन सो रहा है, मैन काऊ और जो डॉग का एग्जांपल था, अगर सो रहे हैं तो फिर भी वो अलाइव है ना। ऐसे ही प्लांट भी तो डायरेक्ट मूवमेंट शो नहीं कर रहे, कुछ प्लांट्स नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अलाइव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कंक्लूजन पे पहुँचे इन सब एग्जांपल्स के थ्रू कि जो विजिबल मूवमेंट होता है वो एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता लाइफ का। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो मूवमेंट होता है, जैसे कि ये तो डायरेक्ट मूवमेंट थे, काऊ चू कर रही है, डॉग रनिंग कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ और मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत ही वेरी स्मॉल स्केल पे होते हैं। ठीक है, इतनी स्मॉल स्केल पे होते हैं कि हमें वो नेकेड आई से हम उनको देख भी नहीं पाते। ठीक है, हमारे लिए वो इनविजिबल होते हैं। जैसे कि मोलिकुलर मूवमेंट्स, जो मोलिकुलर का मूवमेंट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो एकदम से इनविजिबल होता है, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वो लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस। अगर हम पूछते हैं कि जो मोलिकुलर मूवमेंट है हमारी बॉडी का वो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है या नहीं, तो वो उसका आंसर क्या है, येस, वो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है। अब ये वायरस की बात कर रहा है यहाँ पे कि वायरस क्या करते हैं कि किसी भी तरह का मोलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जब तक कि वो किसी लिविंग बींग को इन्फेक्ट नहीं करते तब तक वो कोई भी मोलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करेगा। इट मीन्स वो एक तरीके से नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब वायरस किसी लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करेंगे। मोलिकुलर जो मूवमेंट होता है वो भी शो करेंगे। ठीक है,
तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वायरस अगर बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह हो रहा है, और अगर ये बॉडी के अंदर चला गया तो वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है। हम इसको स्ट्रिक्टली ना तो लिविंग बींग्स के अंदर करेक्टराइज कर रहे हैं और ना ही नॉन लिविंग के अंदर। इसलिए ये एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है लंबे टाइम से कि भाई वायरस क्या है, वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ठीक है। अब लेकिन इसमें हायर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है ये वाला जो है कि वायरस को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, इसको ना तो हम लिविंग के अंदर रखते हैं और ना ही नॉन लिविंग के अंदर रखते हैं। अब आ रहा है व्हाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ, कि भाई जो मोलिकुलर मूवमेंट्स होता है जो अभी बताया था कि जो कि बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर होता है, वो हमारी लाइफ के लिए क्यों नीड है, हमें क्यों नीड है उनकी। ठीक है, एक तरीके से हमने अर्लियर क्लास में क्या पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, जैसे कि बॉडी हो गई, फिर बॉडी के बाद टिश्यू आएगा, टिश्यू के अंदर सेल्स होगी, सेल्स के अंदर स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इनका ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी में। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, पर हम तो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। ठीक है, जो इफ़ेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट का तो वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड नेचर है लिविंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो क्या होगा, वो भाई टाइम के साथ वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। ठीक है, और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाएगा, वो भी जिंदा नहीं रहेगा एक टाइम के बाद। तो लिविंग क्रिएचर्स को क्या करना पड़ता है, मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। उनको टाइम मतलब हमेशा मतलब कंटिन्यू क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करना पड़ता है अपनी स्ट्रक्चर्स को, ताकि जो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है उसकी वजह से उनका जो ऑर्डर है वो ब्रेक डाउन ना हो। तो इसलिए क्या होता है, जो इनकी सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो ये स्ट्रक्चर्स है, सेल्स है, टिश्यू है, बॉडी है, ये सब किससे बने हैं, ये सब बने हैं मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़रूरी होता है हर टाइम बॉडी के अंदर। ठीक है, दीज व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने पढ़ा कि मोलिकुलर मूवमेंट्स होता है। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोसेस होती है क्योंकि उनका जो ऑर्डर्ड फॉर्म है उनको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है, इसलिए क्या होती है, मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती रहती है बॉडी के अंदर। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। ठीक है, जैसे द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। या हमने क्या बात की थी कि क्यों मोलिकुलर मूवमेंट्स हो रहा है बॉडी के अंदर लगातार, क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको जो ऑर्डर्ड फॉर्म है वो मेंटेन करना पड़ता है। और जो ये मेंटेनेंस जो प्रोसेस है, ये जो फंक्शन है मेंटेनेंस का, ये क्या हो रहा है, ये हमेशा हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर हम कुछ ना भी कर रहे हो, अगर हम सिंपली क्लासरूम में बैठे हैं या सो रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। ठीक है, लगातार चल रही है ये मेंटेनेंस प्रोसेस। तो अब क्या हो रहा है, जो लाइफ प्रोसेस है उनकी प्रोसेसेस है जो उनकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे एनसीईआरटी में। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि वो प्रोसेसेस जो लगातार हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और उनका क्या काम है, उनका काम है मेंटेनेंस का। ठीक है, मेंटेनेंस जॉब कर रही है हमारी बॉडी में, उन बेसिक प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। और ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ये हमारे लिए मतलब ज़िंदा रहने के लिए, या मतलब एक लिविंग बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स, एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, बेसिक प्रोसेस है ये। अब ये क्या कह रहा है कि जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रिवेंट करती हैं डैमेज और ब्रेक डाउन को। ठीक है, लेकिन इन प्रोसेसेस को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। ठीक है, भाई कोई भी काम हो रहा है एनर्जी तो लगेगी उसमें। ठीक है, एनर्जी लगती है तो एनर्जी कहाँ से आएगी, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये आएगी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर से। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। so there must be a process to transfer a source of energy from outside body
ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि फूड होता है, और फूड कहाँ से आ रहा है, वो बॉडी के बाहर से आ रहा है। तो भाई जो ट्रांसफ़र है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फूड का ट्रांसफ़र करवाना ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उस वो भी एक प्रोसेस हो गई ना, ठीक है। उसके लिए भी हमें एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। जो वो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। विच इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। ये क्या कह रहा है कि अगर बॉडी का साइज, मतलब जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज़ लगातार इंक्रीज होता रहता है ना, बॉडी का साइज़। तो क्या होगा, उसको उसकी जो प्रोसेस जो हो रही है, मेंटेनेंस प्रोसेस, उसमें एडिशनल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि यहाँ पे साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और मेंटेनेंस प्रोसेस तो उनके लिए भी चाहिए हमें। तो क्या होगा कि हमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, जो फूड के थ्रू आएगा, ठीक है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ये क्या कह रहा है कि जो अर्थ है उसके ऊपर क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही हैं, मेजरली कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। और ये जो हमारा सोर्स है, जो फूड सोर्स है, ये भी क्या है, ये भी कार्बन बेस्ड है, ठीक है। ये भी कार्बन कंपाउंड्स का बना होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन कार्बन सोर्स की, वो तो मतलब अलग अलग है। एक तरीके का फूड तो थोड़ी ना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड का मतलब फूड इनटेक करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी न्यूट्रिशनल प्रोसेस होती है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। ये क्या कह रहा है, जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो मतलब अलग अलग होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हमारे अंडर में नहीं है ना, कंट्रोल में नहीं है कि भाई हमारी पूरी अर्थ के ऊपर एक तरीके का ही फूड ग्रो करेगा और सभी ऑर्गेनिज्म उसी फूड का इंटेक करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, बहुत तरह तरह का फूड है, ठीक है। और सभी का सबकी क्या है, न्यूट्रिशनल जो प्रोसेस है वो भी सबकी अलग अलग है ना। तो क्या करना होता है कि हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसको ब्रेक डाउन करके एक तरीके से फाइनल जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उसके अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरह का फूड का इंटेक करेगा, लेकिन बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, जो कि होती है एटीपी। यानी कि फूड खाया, फूड के बाद सब एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेंगे सभी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो एटीपी होती है ये क्या कराती है, ये कराती है मोलिकुलर मूवमेंट्स, ठीक है। ये एनर्जी क्या करेगी, ये यहाँ पे यूज हो जाएगी मोलिकुलर मूवमेंट्स के अंदर, क्योंकि मोलिकुलर मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स के लिए, एज वेल एज टू काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। और जो बॉडी ग्रो करने के लिए ग्रो भी करती हैं, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। भाई अब ये सब सारी जो प्रोसेस हो रही है, फूड का इंटेक करना, इसका फिर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना, ये सब है एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में हो रही है। मतलब एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ये क्या, किस तरह की रिएक्शन है, ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करवाएंगी, ठीक है। और इसको क्या होगा, जैसे फूड आया, फूड का ब्रेक डाउन करवाया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, O2 की रिक्वायरमेंट होगी। इस रिएक्शन में क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो भी बॉडी के बाहर से आएगा। जो एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इट व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी गई है। रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है कि एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हम बाहर से, अपनी बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं, और उसके बाद इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो फूड हमने बॉडी के बाहर से एक्वायर किया था उसके ब्रेक डाउन में, और उसके बाद उसको यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सेलुलर नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन।
In the case of a single-celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब in case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब यहाँ पे ये बात कर रहा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की कि उसके लिए क्या होता है, कोई स्पेसिफिक और नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड की जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जो फूड का इनटेक करेगा, एक्सचेंज करवाएगा गैसेस का या फिर वेस्ट का रिमूवल करवाएगा। ठीक है, क्यों? नीड ही नहीं है भाई, वो खुद ही सिंगल सेल्ड है, मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है। अब ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, ये समझ लो। अब ये इसका जो ये कांटेक्ट है ना इसका एनवायरनमेंट के साथ, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट डिफ्यूज़न के थ्रू क्या हो जाएगा, ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की। बट हम जो हैं, हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या कोई और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, उसको तो ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसकी हर एक सेल, इतनी हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, क्या सारी सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? नहीं है ना। तो क्या होगा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना एनवायरनमेंट के साथ, तो इनका नहीं होता, और डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं होती। तो क्या करेंगे, इनके लिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, वो ऑर्गन्स का की फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इट इज़ therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also be function of specialized tissue. However, this pose a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि भाई स्पेशलाइज ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, जो एक कोई भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का इंटेक के लिए या फूड के लिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं। लेकिन क्या है कि अगर हमने खाना खाया, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा वो खाना आ गया, ठीक है, तो हमारा खाना ये थोड़ी ना कि हमारे ओनली पार्ट को, मतलब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को ही खाना चाहिए, खाना तो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। ऐसे ही अगर हमने इनटेक किया एयर का, तो हमारे लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर क्या आ गई, एयर आ गई ना। तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई ये लंग्स ही इसको इसी को एयर चाहिए, एयर तो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। तो क्या होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिएगा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो क्या करवाएगा, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी के अंदर मूव करवाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. ये क्या कह रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर लगातार, जो कार्बन सोर्स है, जो हमारा फूड है, उसको वो तोड़ रही है ऑक्सीजन का यूज करके और एनर्जी जनरेट कर रही है। तो इन सब रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, एक मतलब कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। और ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये यूजलेस ही नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिस्कार्ड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से इनका। ठीक है, तो उन सब के लिए जो इस सब के रिमूवल, उन सब के रिमूवल के लिए हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत है। उसको क्या बोलते हैं हम, एक प्रोसेस की ज़रूरत है, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। और जो ऑर्गन होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स ऑफ द बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for the excretion will be developed, which means that the transportation system will need the transport waste away from cells to this excretory tissue. अब ये क्या कह रहा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो क्या होगा, हर एक सेल से जो बाई प्रोडक्ट है, यानी कि एक तरीके का वेस्ट है, वो आएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आके इसका क्या काम है, इसका काम है इसको बॉडी से क्या करवाएगा, बॉडी से बाहर इसका रिमूवल करवाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें डिफरेंट
स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत होती है। लेट अस कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब क्या है, अब चैप्टर में आगे सारी जो ये हमने बेसिक जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है ये आगे इस हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया हो।